हेलो एवरीवन। तो सबसे पहले आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन बहुत बहुत, क्योंकि आपका क्या हो गया, CGPSC का नोटिफिकेशन आया अभी, आपका जस्ट आपका नोटिफिकेशन आ गया है। क्लियर है। तो बहुत चौंकाने वाला नोटिफिकेशन है आपका। चौंकाने वाला इसलिए है क्योंकि इस बार डेट फाइनल दे दिया है ना। पहले आपको समझना है प्री कब है आपका, 14 फरवरी को। बढ़िया दिन है आपका, वैलेंटाइन डे का है। मतलब इस बार वैलेंटाइन डे आपका पेपर के बाद बनेगा, पहले वाला तो जो होता है वो बनेगा भी नहीं। ठीक है ना। 14 फरवरी को क्या है आपका, प्री है। इसके साथ साथ मेंस का भी डेट को दे दिया है, मतलब मेंस अब समय तय समय पर ही होगा। मेंस आपका 18 लगभग जून से शुरू है। क्लियर है। तो जून में क्या है आपका मुख्य परीक्षा है। प्री कब होगा आपका, 14 फरवरी। ठीक है ना। पोस्ट आपके हैं 143। अधिकांश सभी पोस्ट हैं। पोस्टों की संख्या थोड़ी सी कम है, लेकिन जैसे कि हर बार होता है पोस्टों की संख्या बाद में बढ़ा दी जाती है, तो उम्मीद है कि बढ़ जाएगा। ठीक है ना। तो अब इतना भी हड़बड़ाइए मत कि बहुत कम पोस्ट है, क्या है कैसा पोस्ट, वो सबको आप दरकिनार कीजिए। आपको अपना काम क्या करना है, पढ़ाई करना है। जो इस बार बिल्कुल डेडिकेटेड है, भिड़ जाइए बिल्कुल। नहीं सोचना है क्या पोस्ट है, कितना पोस्ट है, क्या पढ़ाई करूं, कैसा, वो एक अलग बात है। आपको अब अपना क्या करना है, टारगेट 14 फरवरी को डिसाइड हो गया आपका। इस दिन आपको क्या करना है, प्री देना है और बहुत अच्छे से इसको आप क्या करेंगे, प्रिपेयर। क्लियर है। हम आपको पूरा बताएंगे कि कैसे आपको प्री पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है। मैं तो हूँ ही आपके साथ। मैं काफ़ी लंबे समय से एग्जाम दे रहा हूँ, हर बार प्री तो एकदम आपका मैं क्लियर कर रहा हूँ। और कैसे होता है क्लियर है, मैं कैसे तैयारी करता हूँ वो भी मैं आपको शेयर करके आपको अच्छे से बताऊँगा तैयारी कैसे करना है। क्लियर है। तो चलिए वो सब बातें अब आपकी बात में करेंगे हम लोग, क्योंकि हमारी अभी क्लास है, तो क्लास को हम आपको आगे लेकर चलते हैं। क्लियर है। क्लास हमारा आपका कहाँ पे थे, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ रहे थे, हम छत्तीसगढ़ के इतिहास। छत्तीसगढ़ के इतिहास का पहला टॉपिक है प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल के मैं पढ़ा रहा था, तो उस समय आपको कुछ मुख्य परीक्षा से संबंधित प्रश्न दिया था। क्लियर है। प्रश्न आपका दिया था और उसके बाद आपको उसके आंसर आप लोगों ने लिख कर दिया, लेकिन काफ़ी कम लोगों ने आंसर आपको दिया। 3-4 लोगों ने ही आपका आंसर जमा किया है, सबमिट किए हैं, वो आपका अच्छा नहीं है। ठीक है ना। आप लोग जितने भी इनरोल हैं हमारे स्टूडेंट, वो सभी आप आंसर को लिखिए। डेडिकेशन के साथ आपको आंसर लिखना है। ऐसा नहीं कि आपका क्या होगा कि हम बाद में लिख लेंगे, कभी और लिख लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ उसको करना है, और आप में से अधिकांश स्टूडेंट करेंगे तभी हमको भी अच्छा लगेगा और तभी मैं आगे बढ़ूंगा। जब तक आप आंसर नहीं लिखेंगे तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। क्लियर। आप में से कौन कौन लिखा है, प्रीति दीवान ने आपका आंसर सबमिट किया, बहुत बढ़िया आंसर लिखा है प्रीति ने। फिर आपका स्मिता भगत है, उन्होंने भी बहुत अच्छा आंसर लिखा है। फिर आपका अंजलि यादव है, उन्होंने भी बहुत अच्छा क्या लिखा, आपका आंसर लिखा। तीनों ने आपका आंसर मैंने देखा हुआ है। अब मैं बताता हूँ इसको थोड़ा सा कैसे लिखना है। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको भी आइडिया दे रहा हूँ, लिख के नहीं दिखाऊंगा। क्यों लिख के नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि बाकी सब ने आंसर नहीं लिखा। जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक मैं आपको आगे नहीं बढ़ूंगा आंसर में, पहले ही बता रहा हूँ। तो आप में से अधिकांश लोग आंसर लिखें, और जो लिख लिए हैं वो भी क्या करेंगे, फिर से एक बार आंसर लिखेंगे। ठीक है। देखिए ध्यान से, पहली बात प्राग ऐतिहासिक काल है जो हमारे इतिहास का, वहाँ से कोई बड़ा प्रश्न नहीं आएगा, इस बात को ध्यान रखना। 15 नंबर के कोई प्रश्न नहीं आएंगे। दूसरा, 8 नंबर के प्रश्न संभावित हो सकते हैं। 4 नंबर का भी उम्मीद है आ सकता है, और इसके सबसे ज़्यादा चांसेस बनते हैं प्रश्न पूछने के 2 नंबर के। तो आपको जो भी टॉपिक है उसको 2-2 नंबर में आपको तैयार करके पहले से रखना है, ताकि जब भी एग्जाम हो तो आप उसको रिवाइज करो और सीधा आप आंसर लिखेंगे। क्लियर है। जैसे मैंने आपको आंसर क्वेश्चन में क्या क्या दिया था, सबको 2-2 नंबर में दिया था मैंने। जो भी काल है आपके 2 मार्क्स में दिया था आपको 30 वर्ड पे। पहला क्वेश्चन था आपका पूर्व पाषाण काल। क्लियर है। दूसरे भी देख लेंगे, पूर्व पाषाण काल, जिनको क्वेश्चन नहीं मिला वो देखेंगे। दूसरा मैंने आपका दिया था एकदम सामान्य प्रश्न, टिप्पणी करना है ना। ठीक है। पूर्व पाषाण काल पर टिप्पणी कीजिए 30 शब्दों में। फिर है आपका मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल पर टिप्पणी करना है। फिर है आपका उत्तर पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल पर आपको टिप्पणी करना है। फिर है आपका नव पाषाण काल, इस पर टिप्पणी करना है। और एक और मैंने प्रश्न दिया था आपको, छत्तीसगढ़ के आपका जो प्राग ऐतिहासिक है, जो हमारा प्राग ऐतिहासिक काल है ना, प्राग ऐतिहासिक काल, तो प्राग ऐतिहासिक काल का क्या करें के बारे में बताइए। जो साक्ष्य मिले प्राग ऐतिहासिक काल के, शैलाश्रय, जो भी हमको शैलाश्रय मिले हुए हैं, तो शैलाश्रयों के बारे में लिखिए। शैलाश्रयों के बारे में लिखिए। ये प्रश्न थे आपके। और ये कितने मार्क्स का था, शैलाश्रयों के बारे में लिखिए। ये आपका 8 मार्क्स का था और 100 वर्ड में आपको इसको आंसर करना था। देखिए इसको कैसे आंसर करना है, ध्यान से देखिए। ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले पूर्व पाषाण काल है, इसको आपको टिप्पणी करना है। मध्य पाषाण काल, उत्तर और नव। ठीक है ना। टिप्पणी करना मतलब उसको आपको
उसके बारे में अपने तरफ से कुछ लिखना है। लेकिन 2 नंबर में बहुत ज़्यादा चांस नहीं बनता कि उसके बारे में आप कोई बहुत अच्छा टिप्पणी करें, बहुत ज़्यादा टिप्पणी करें, क्योंकि हमारे पास सोर्सेज भी क्या है, बहुत कम है। बुक में हमारे पास जो भी हमारे छत्तीसगढ़ के बुक होते हैं, गवर्नमेंट ने जो बुक लिखा हुआ है, जो भी हमारे पाठ्यक्रम में पढ़ाए जाते हैं विश्वविद्यालय, वहाँ पर भी कोई खास इसके बारे में जानकारी नहीं मिलता है। तो सोर्सेज कम है, तो जितना सोर्सेज है उसी में हमको क्या करना है, लिखना है 2 मार्क्स में। ठीक, देखिए ध्यान से समझना है कैसे आंसर लिखना है। सबसे पहले आंसर लिखने के लिए आपको क्या करना है मैं वो बता रहा हूँ। पहले हम उसके बारे में आंसर लिखने से पहले थोड़ा सा जो आपको प्रॉब्लम होता है उस पर मैं बात करूंगा 1 मिनट। जब भी हम कोई आपका पढ़ाई करते हैं, हम लोग फैक्चुअल पढ़ते समय हमको आसानी लगता है और वनडे एग्जाम में आता है तो हम आसानी से उसको आंसर टिक कर जाते हैं। लेकिन जब मुख्य परीक्षा में जब हम आंसर लिखते हैं या फिर आपको सब्जेक्टिव में जब आंसर लिखते हैं उसको, तब हमारे हाथ पांव फूलने लगते हैं कि मैं क्या लिखूं क्या लिखूं क्या लिखूं, ऐसा होने लगता है, कुछ समझ नहीं आता। पढ़ा तो है आपने बुक को अच्छे से पढ़ा होगा, कल मैंने जो क्लास मैं पढ़ाया उसको भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, लेकिन आपको लगा होगा कि मैं इसको आंसर कैसे करूं। जब आप लिखना शुरू करो तो आपको समझ नहीं आ रहा है मैं शुरुआत कैसे करूं, मैं कैसे किस किस पॉइंट को डालूं, क्योंकि आपने इतना चीज़ों को तो आप समझ रहे हैं, जान चुके हैं, लेकिन आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि लिखें कैसे उसको। आप क्वेश्चन जो पूछा उसको भी आपने कई बार डिमांड को ही आप लोगों ने फुलफिल भी नहीं कर पा रहे। कई लोग को मैं देखा लिमिट से ज़्यादा लिखें, बहुत लोग कोई बात नहीं अभी लिमिट से ज़्यादा लिख रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि पहली बात स्टार्ट कैसे करें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होता है। दूसरा क्या क्या लिखें बहुत बड़ी प्रॉब्लम होता है कि मैं उस आंसर को कैसे लिखूं, क्योंकि मुख्य परीक्षा है ना, आपको कुछ भी नहीं लिखना है। शुरुआत में भले मैंने बोला कि कुछ भी लिखें, लिखना है कुछ भी, क्योंकि उससे आपको थोड़ा लिखने की प्रैक्टिस होगी, कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन अब लिखते समय आपको लगता है कि किस पॉइंट को डालूं, कैसे डालूं। और अगला सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ऑर्गेनाइजेशन का। ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि आपको सारे आंसर जो होते पॉइंट ऑर्गेनाइज होने चाहिए, तभी आपको पढ़ने में आपको आसानी होगा। जो सामने वाला जो पढ़ेगा चेक करेगा, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं कि आप कितना अच्छे से बता रहे, मतलब आपको इंटरेस्ट नहीं होगा कि वो आपने कैसे कैसे पॉइंट को डाला है, लेकिन वो देखेगा क्रम में है, एकदम सही है, आपने सब पॉइंट को बिल्कुल प्रॉपर सही तरीके से आपने वहाँ पर डिनोट किया है, बता दिया है, तो आपको आंसर, आपको मार्क्स में क्या देगा, आंसर देगा। सॉरी, जो क्वेश्चन है उसमें आपको क्या करेगा, मार्क्स देगा। क्लियर है? तो आपको सबसे पहले समझना है कि आपको आंसर लिखना है, कैसे शुरू करना है, पहले से आपके दिमाग में प्री डिफाइंड होना चाहिए आंसर कैसे लिखना है। आंसर लिखने के लिए क्या करते हैं, जो कोई भी क्वेश्चन है, तो कोई क्वेश्चन आता है तो कोई भी क्वेश्चन है तो उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, जितना फैक्ट है उसको कॉपी में लिखें। आप कोई भी फैक्ट है उसको कॉपी में लिखें। जैसे मैंने कल बताया था पूर्व पाषाण काल, तो पूर्व पाषाण काल से जितना भी फैक्ट है आप लिखें। तो शुरुआत में हमने देखा पूर्व पाषाण काल में हमने बताया था कि प्राकृतिक निवास स्थल पे और रहते थे, आपके प्राकृतिक निवास रहते थे, आश्रय कहाँ रहते थे, प्राकृतिक निवास में, नदियों में, आपके नदियों के किनारे वो आपके आवास करते थे। ठीक है, घाटियों में रहते थे, आपके कोई भी घाटी, या फिर आपके जो कंदराएँ हैं, कंदराएं या फिर गुफाएं, वहाँ पर आपके निवास करते हैं। ठीक है ना। शुरुआत में आपके कैसे आपके बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करते थे, आपका क्लियर है, बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करने के बाद वहीं आसपास किसी गुफा में रहते थे और उन गुफाओं में वो कुछ चित्रकारी करते थे। ये सब चीज़ें हमने बताया ना, जितना फैक्ट उसको लिखना, कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं तो आपको सबको लिख डालना है। यहाँ पर सिंघनपुर में साक्ष्य मिले हैं, महानदी घाटी में साक्ष्य मिले हैं, बोतलदा की गुफा में आपको साक्ष्य मिला है, आपका बोतलदा, ठीक है ना, बोतलदा है, ओंगना है, बसनाझार है, कर्मागढ़ है, छापामाड़ा है। ठीक है ना, जो भी है उनको आप पूरा लिखें। वहाँ पे क्या क्या मिले हैं, क्या कुदाल मिला है वहाँ पर, उसको ध्यान में रखना है, कौन कौन से आपके औजार मिले उनको ध्यान पे रखना है। तो जितना भी आपका फैक्ट है पहले उसको क्या करें, शॉर्ट में लिखें। शॉर्ट मतलब आप कॉपी में एक जगह लिखें। अब जितना फैक्ट लिखें, अब उसके बाद आपको क्या करना है, उसको ऑर्गेनाइज करना है, क्योंकि बेसिक बात तो सबको पता रहता है, सिंघनपुर, आपका महानदी घाटी, ये सब तो पता रहता है, वहाँ क्या मिला है, कैसे निवास, हमने सब पढ़ा हुआ है। उन फैक्ट को पहले लिखेंगे आप लोग। लिखने के बाद आप उसके बाद करना है, आपको आंसर करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन क्या पूछा है। अब उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज करने का आपको तरीका देखना है कि कैसे मैं इसको लिखूं ताकि सामने वाले को भी पढ़ने में आसानी हो और आपके अच्छे मार्क्स हमको देकर निकल जाओ। क्लियर? तो देखेंगे ध्यान से, तो इसको मैं रब कर रहा हूँ, देखेंगे कैसे लिखेंगे इस आंसर को। इस आंसर को हमें लिखने के लिए देखिए, पूर्व पाषाण काल 2 नंबर में है, मतलब 30 शब्द होंगे। और आपके मुख्य परीक्षा में लाइन कितने होते हैं, प्री में आप मुख्य परीक्षा में लाइन होते हैं 4 लाइन होंगे। ये ऊपर में आपका क्वेश्चन होता है और उसके बाद 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन और ये 4 लाइन। 4 लाइन होता है हमारे पास। हर एक लाइन में हमको 10-10 वर्ड लगभग लिख सकते हैं, 10-12 वर्ड भी हो सकते हैं अगर आप ठीक ठाक आपकी हैंड राइटिंग का फॉन्ट है तो 12-12 शब्द या फिर आप 10-10 शब्द भी लिख सकते हैं। तो आपके पास 4 लाइन है, ये क्वेश्चन है, ये 2 नंबर का प्रश्न इस तरह से। क्लियर है? पहले आपको ये दिमाग में रखना है। अब इसको लिखें कैसे। अब देखिए, सामने वाला जब भी आपका कोई पेपर पढ़ेगा, तो जब पेपर पढ़ेगा आपका, जो भी आप उत्तर पुस्तिका वो पढ़ेगा, तो पहले ही लाइन को पढ़ेगा तो आपका पहला ये होता है, जब लाइन पढ़ता है वो,
तो उसको ये दिखाना है हमको पहले लाइन पे, जो ये प्रश्न पूछा है, ये प्रश्न जो पूछा है ये उसी से संबंधित उसका उत्तर आपको यहाँ पे बताना है। क्लियर है? जो भी क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को 2 नंबर वाले में देखना ना, मतलब उसी से रिलेटेड वहाँ पर हमको शुरुआत करना है ताकि एक फ्लो बना रहे, एक फ्लो बनाकर दिखाना है। अच्छा, जैसे पूर्व पाषाण काल है तो पूर्व पाषाण काल को पहला आपका काम है कि पूर्व पाषाण काल के बारे में बताना है, एक लाइन पे बताना है, एक लाइन पे बताना है पूर्व पाषाण काल के बारे में। पूर्व पाषाण काल क्या है अभी लगभग ऐसे समझना है। दूसरा आप बताएंगे कि पूर्व पाषाण काल में क्या क्या विशेषताएं थी आपकी, उस समय क्या क्या फीचर्स थे, उस समय कैसे रहते थे मनुष्य मानव, उनके बारे में आपको बताना है कि पूर्व पाषाण काल में मनुष्य किस तरह से निवास करते, क्या थे, आप क्या समझते पूर्व पाषाण काल में, हमको उनको थोड़ा सा समझाना वाइड करके यहाँ पर। दूसरा तीसरा हमको लाइन में बताना है पूर्व पाषाण काल से संबंधित हमको बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं, तो तीसरे लाइन पे हमको उनके साक्ष्यों के बारे में बताना है, कहाँ कहाँ साक्ष्य मिले हैं। और चौथा लाइन पे हमको ये बताना है जो साक्ष्य मिले हैं, जो मतलब जो स्थान है, मतलब यहाँ पर आपको स्थान के बारे में कुछ बताएंगे और यहाँ पर आप क्या बताएंगे, उस स्थान से संबंधित जो भी हमको साक्ष्य प्रमाण पत्र प्राप्त हुए उनके बारे में बताना है। मतलब 2 नंबर के प्रश्न में पूरा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए आपका। ऑर्गेनाइजेशन मतलब जैसे ही क्वेश्चन पढ़ेगा, क्वेश्चन स्टार्ट करेगा, उसको लगेगा हाँ क्वेश्चन से कनेक्ट है, पहला कनेक्ट है, फिर उसके बारे में आप डेप्थ में थोड़ा सा जाएंगे। अब उसके बाद जो भी जानकारी मिली है उसको आप यहाँ करेंगे, जो प्रमाण है उनको बताएंगे और आपको प्रूव करके बताना है कि ये है छत्तीसगढ़ का पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल का मतलब ये होता है, या पूर्व पाषाण काल में ऐसा होता था, छत्तीसगढ़ ने पूर्व पाषाण काल से संबंधित हमको ये स्थल मिले हैं और उन स्थलों में ये साक्ष्य मिले हैं जो हमको छत्तीसगढ़ में पूर्व पाषाण काल के आपका प्रमाण दिखाते हैं। आपको ऐसा आंसर करना है, तभी आपका आंसर अच्छा लगेगा और सही लगेगा, और आप एक आपका जो शब्द सीमा के अंदर क्या करेंगे, इसको आंसर करेंगे। अब इस आंसर को लिखने के तरीके मैं भी लिख कर बता रहा हूँ, आपको समझना है। या तो आप इसको पैराग्राफ फॉर्म में लिख सकते हैं, पैराग्राफ फॉर्म में पूरा क्या करेंगे आप, सीधा सीधा पैराग्राफ फॉर्म में आप इसको लिखेंगे, पहला हो सकता है। दूसरा, या तो इसको पॉइंट में लिखेंगे, पहला पॉइंट बना देंगे, पैराग्राफ को ही पॉइंट में तोड़ देना, कोई आपको अलग काम नहीं करना। जो पैराग्राफ उसी को 4 पॉइंट, 4 फैक्ट आपको निकालना है, 4 फैक्ट आपको होना चाहिए। पहला लाइन में पहला फैक्ट, दूसरा लाइन में दूसरी बात को दूसरी फैक्ट, तीसरी लाइन में तीसरा फैक्ट और चौथा लाइन पे चौथा फैक्ट। आपको 4 फैक्ट आपको ऐसे लिखना है। तो आपको यदि पॉइंट वाइज इसको आंसर लिखेंगे तो आपका आंसर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा एज कंपेयर टू आपका पैराग्राफ। क्योंकि पैराग्राफ में क्या होता है, जब भी आप पैराग्राफ को पढ़ते हैं तो पैराग्राफ पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा बोरिंग महसूस होता है। मतलब छोटा है तो ठीक पढ़ा जाएगा, 1 आध 2 पढ़ लेंगे, लेकिन ये पहला क्वेश्चन और माना कि वो 8वें नंबर में कोई क्वेश्चन पूछा है तो पैराग्राफ को नहीं पढ़ेगा, पॉइंट में देखा, अच्छा 4 पॉइंट है, हाँ मुख्य मुख्य बातों को लिखा है और आपको मार्क्स देके आगे निकल जाएगा। तो कोशिश कीजिए पॉइंट में लिखने का, क्लियर है ना। और पढ़ते समय भी आपको उसको क्या करना है, पॉइंट में बना बना के रखना है, ठीक है ना। पॉइंट बना बना के रखें, बाद में अगर उसको पैराग्राफ में भी लिखना चाहे तो पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं। अब देखें इसको आंसर कैसे लिखना है, देखें, क्योंकि आपको अंडर आपको लिमिट में लिखना है ना। देखिए कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है हमारा, पूर्व पाषाण काल, क्वेश्चन यहीं पे लिख दिया हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, ये पूर्व पाषाण काल है, क्लियर। इसको रब कर रहा हूँ ना मैं। अब हमको क्या करना है, हमारे पास कितना लाइन है आपका कॉपी में, 4 लाइन। पहला लाइन शुरू करेंगे, क्वेश्चन चलिए माना कि यहाँ पर है पूर्व पाषाण काल क्वेश्चन नंबर 1। अब हमको क्वेश्चन यहाँ पर दिए पूर्व पाषाण काल के बारे में बताइए। पहला पॉइंट हम यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, या एरो दे दीजिए या बुलेट पॉइंट दे दीजिए, जैसा आपको लिखना है। पहले पॉइंट में आपको पूर्व पाषाण काल को बताना है। पूर्व पाषाण काल को आप कैसे समझते हैं, देखिए छत्तीसगढ़ इतिहास में एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, जो आपको उत्तर पाषाण काल है, यहाँ पर डेट को डिवाइड नहीं किया गया है। प्राग ऐतिहासिक काल को जब हम पढ़ते हैं तो हम आपके जो उनके जो अवधि होते हैं, 10,000 से पहले की अवधि जो भी हमको साक्ष्य मिले हैं वो सब क्या कहलाते हैं, पूर्व पाषाण काल। 10,000 से लेकर 5,000 वर्ष के बीच के जो हमको काल में हमको जो साक्ष्य मिले उनको हमने किस अवधि में रखा है, आपका मध्य पाषाण काल। उसके बाद आपका 5,000 से लेकर 3,500 वर्ष के बीच का है वो उत्तर पाषाण काल, और 3,500 वर्ष से लेकर जो आपका 2,500 2,000 वर्ष की अवधि है जो ईसा पूर्व है ना, उसको याद करना है। 10,000 ईसा पूर्व से पहले, 10,000 से 5,000 ईसा पूर्व के बीच, 5,000 से 3,500 वर्ष ईसा पूर्व के बीच, और 3,500 से लेकर 2,500 ईसा पूर्व के बीच को हमने ऐसे ही बांटा है क्या, कालक्रम में। और उसी को हमने 10,000 ईसा पूर्व से पहले के काल को हम क्या नाम देते हैं, पूर्व पाषाण काल। तो पहला आपका काम होना चाहिए कि आपको उसको इंट्रोड्यूस करना है, और प्रश्न में भी आपको अच्छे से पूछ रहे हैं पूर्व पाषाण
काल, ये क्या लिखा है लास्ट में, काल। काल मतलब क्या है, अवधि, टाइम। टाइम के बारे में पूछ रहे हैं बेसिकली आपको। इस काल को बताइए पहले कि पूर्व पाषाण काल होता क्या है। पहले आपको ये बताना है, काल को बताना है जो अवधि है। इससे शुरुआत करेंगे। कोई भी इतिहासकार होगा, कोई भी इतिहास का टीचर होगा, वो देखेगा, उसको समझ आ जाएगा कि इस बच्चे को, इस अभ्यर्थी को समझ है पहली बात तो पूर्व पाषाण काल की। कहीं से भी शुरू नहीं करना है। तो पहली बात उसके काल को डिनोट करेंगे, उसकी अवधि विभक्त, तो इसको बताना है पहले आपको। तो पहले क्या बताएंगे, पहले लाइन पे बता देंगे आप लोग। इसको आप कई तरीके से लिख सकते हैं। 1000 ईसा पूर्व से पहले, 1000 ईसा पूर्व से पहले मानव सभ्यताओं की जो जानकारी प्राप्त मिलती है उसे हम पूर्व पाषाण काल कहते हैं। उसे पूर्व पाषाण काल के आपके वर्ग में विभाजित किया गया, वर्ग में रखा जाता है, सीधा बोलते पूर्व पाषाण काल कहते हैं। क्लियर। तो 1000 ईसा पूर्व से पहले मानव सभ्यताओं की, मानव से संबंधित प्रारंभिक जानकारी को पूर्व पाषाण काल कहते हैं। पहला भाई 1000 नहीं, सॉरी 10,000 है ना, सॉरी 10,000 फ्लो पे हो जाता है। 10,000 ईसा पूर्व से पहले मानव से संबंधित जानकारी या मानव के साक्ष्यों से संबंधित जानकारी जो प्राप्त होती है उसे पूर्व पाषाण काल कहते हैं। पहला। दूसरा आपको पॉइंट में याद रखना है, मैं नहीं लिख रहा हूँ ना इसलिए पूरा, आपको अभी बता रहा हूँ पैटर्न। दूसरा क्या लिखेंगे, हमने पूर्व पाषाण काल में हमने क्या पढ़ा है कि मानव कैसे रहता था, उस समय उसकी स्थिति कैसी थी, उस समय उसकी विशेषताएं कैसी थी। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, दूसरा पॉइंट में आपको यहाँ पर बताना है कि इस समय या इस अवधि में मनुष्य कहाँ रहता था, नदियों। मनुष्य कहाँ रहता था इस समय आपके, नदियों, घाटियों, या नदी या घाटी लिख सकते हैं आप लोग, नदी या घाटी, घाटियों में छोटे ही हो जाएगा तो आपका नदियों, घाटियों, या आपके क्या गुफाओं, या गुफा की जगह आप कंदराओं को लिख सकते हैं। इस समय मनुष्य नदी, घाटी या गुफाएं इनके प्राकृतिक या सर्वोत्तम आपके आश्रय स्थल में से एक था, या सर्वोत्तम आश्रय स्थल था। मतलब इस समय मनुष्य कहाँ रहता था आपको बताना है। पहले बताना है इस समय हमको क्या है, मानव की प्रारंभिक क्या मिलता है, जानकारी मिलता है, उसी को हम आपका क्या बोलते हैं, पूर्व पाषाण काल। दूसरा में बताना है कि इस समय, इस काल में, या लिखेंगे इस काल में मनुष्य, या इस काल में नदी, घाटी, गुफा मनुष्य के आपका सर्वोत्तम आश्रय स्थल था। उस समय तो वही रहते थे ना भाई, जहाँ नदी होता था, घाटी होता था, गुफा वहीं पर मिलता था। तो इस काल में नदी, घाटी, गुफा मनुष्यों का सर्वोत्तम या प्रमुख आपका प्राकृतिक आवास स्थल था या आश्रय स्थल था। दूसरा बता देंगे, जो चेक करने वाला उसको समझ आ जाएगा, अच्छा पूर्व पाषाण काल को बिल्कुल सही बताया, उसको पढ़ा होगा तो इतिहास तो के टीचर को बहुत अच्छे से मालूम है कि नदी, घाटी, गुफा में रहता है, अच्छा वहाँ उसको भी पता चल जाएगा, हाँ ये वही भी सही बताया है। आपने लिख दिया सर्वोत्तम आश्रय स्थल है। सर्वोत्तम मतलब सबसे अच्छा वहीं रहते थे, क्योंकि साक्ष्य वहीं मिले। सर्वोत्तम आश्रय स्थल है, स्थल था, ऐसा लिखेंगे, है नहीं था। इस काल में नदी, घाटी, गुफा मनुष्यों का सर्वोत्तम आश्रय स्थल था, ये बता देंगे। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया, हमने जो पढ़ा सब आ गया पॉइंट। तीसरा बताएंगे, अब हम आएंगे छत्तीसगढ़ में वो कौन कौन सा स्थल है जहाँ पर इसकी जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है, इसकी प्रमाण मिलते हैं। तो इस काल में इसकी जानकारी छत्तीसगढ़ के सिंघनपुर गुफा, सिंघनपुर लिख लेंगे, सिंघनपुर गुफा। उसके बाद आपको जो जो पॉइंट पता है शॉर्ट में, सबको नहीं लिखना है। सिंघनपुर, बोतलदा, ओंगना, ओंगना या फिर बसनाझार, सबको नहीं है, 2-3 को लिखना है। आदि स्थलों से प्राप्त होती है, आदि स्थलों से प्राप्त होती है भी नहीं लिखने। आदि स्थलों से प्राप्त करके आप क्या कर देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, क्योंकि आपके पास लिमिट नहीं है उतना ज़्यादा लिखने के लिए, 10 वर्ड तो हो जाएगा इसमें आपको। तो इसकी जानकारी छत्तीसगढ़ के सिंघनपुर गुफा, बोतलदा, ओंगना, बसनाचार 1-2 लिख लेंगे। आदि स्थलों से प्राप्त होता है या प्राप्त होता है, आप ऐसे लिख देंगे। तीसरा पॉइंट आपने बिल्कुल जानकारी दे दी सिंघनपुर, इसको क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। बताना है भाई आपको यही चीज़, क्योंकि आपके पास कोई फैक्ट है ही नहीं। यहाँ पर गुफा, नदी, घाटी को अंडरलाइन कर देंगे, सर्वोत्तम स्थल को आपको क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। 10,000 ईसा पूर्व को अंडरलाइन करना है। आ रहा समझ? तो आपको पहला फैक्ट हो गया, दूसरा फैक्ट हो गया, तीसरा फैक्ट हो गया, 3 लाइन कवर आपका। आप चौथे लाइन पे क्या लिखना है, ध्यान से देखेंगे आप लोग। चौथे लाइन पे इसी को कैसे लिखेंगे, अब हमारे पास जो सिंघनपुर है, बोतलदा है, कबरा पहाड़ है, उनसे जो जानकारी मिली है उन जानकारी को हमको क्या करना है, बताना है। ठीक है ना। इसका तो बोलेंगे इन स्थलों में
या स्थलों में नहीं बता सकते, सीधा सीधा पॉइंट बताएंगे, वो समझ जाएगा इसी के बारे में। अब चौथा लाइन पे अब उसको आप समझाने की जरूरत नहीं, वो खुद समझ जाएगा, इसी के बारे में बात करेगा। इन स्थलों में क्या क्या मिला हमको, आपका बड़े पत्थरों के औजार या बड़े पत्थरों, हस्तचलित कुदाल। अब लंबा हो जा रहा है हस्तचलित, तो शॉर्ट में लिख लो कुदाल लिख लो, क्योंकि मिला है ना ऐसी। अब जो हमारे बुक में लिखा है वो फैक्ट को यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि अब कुदाल तो जर्नली हमको कहाँ मिला, हमको मध्य पाषाण काल, और कहाँ पे अधिकांश मिला हमको उत्तर पाषाण काल। तो जो बुक में लिखा है इसलिए लिखना पड़ेगा। इन स्थलों में बड़े पत्थरों कुदाल, क्या लिखेंगे, शैल चित्रों, और शैल चित्र मतलब जो गुफा पर चित्र बनाए, ब्रैकेट में लिख लेंगे, कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर आराम से। यहाँ पर अगर लिखना चाहे तो लिख लेना, मानव आकृति लिख लेना। जैसे कुछ लोग आप लोग लिख रहे छिपकली है आपका, मानव ऐसा लिखना, अब ब्रैकेट कर देंगे, सबको लिखने की जरूरत नहीं, आदि कर देंगे उसमें। इन स्थलों में बड़े पत्थरों, कुदाल, शैल चित्रों आदि के प्रमाण प्राप्त होते हैं, आदि के प्रमाण मिलते हैं। क्लियर है? क्योंकि आपके पास जगह नहीं है तो आप बहुत ज़्यादा अगर आप नहीं लिखेंगे तो भी, क्योंकि यही उनको चाहिए, बड़े पत्थर, कुदाल, शैल चित्र, ये सब उनको मिल रहा है। मतलब आप बता दिए हैं कि इन गुफाओं, मतलब इन सब जगह पे, इन स्थलों पे ये सब हमको क्या मिलते हैं, साक्ष्यों के क्या मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं। और ये हो गया आपका 2 नंबर पे आंसर कंप्लीट। आया समझ कैसे लिखना आंसर? कोई टफ नहीं है आंसर लिखना, कोई आपका बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, थोड़ा टफ होता है यदि आप उसको बड़े स्तर पे लिखेंगे, क्योंकि जब आंसर राइटिंग या आपका जो आंसर राइटिंग जो होता है वो आपके व्यक्तित्व को दिखाता है कि आपके व्यक्तित्व कैसा है। लेकिन अब मुख्य परीक्षा में 2 नंबर 4 नंबर में आपका व्यक्तित्व तो ना दिखाई नहीं देता। आपको यहाँ पर क्या करना है, बहुत चतुराई के साथ आंसर लिखना है। आपके फैक्ट भी सभी आना चाहिए और आपको अच्छे मार्क्स लेकर आपको निकलना है, सभी बातों को लिखना है और कम जगह पे कम स्पेस में आपको बात करनी है। तो यहाँ से पूर्व पाषाण काल आपको समझ आ रहा है। पहले हमने क्या किया, पूर्व पाषाण काल को समझाया, भले नहीं दिया लेकिन हमको इंडियन हिस्ट्री में पढ़े ना, थोड़ा सा बताएंगे। 10,000 ईसा पूर्व से पहले मानव से संबंधित जो साक्ष्य प्राप्त होने पूर्व पाषाण काल कहा जाता है, उसे पूर्व पाषाण काल कहते हैं। इस काल में नदी, घाटी, गुफा मानव के सर्वोत्तम आश्रय स्थल थे। इसकी जानकारी छत्तीसगढ़ के सिंघनपुर गुफा, बोतलदा, आपका बसनाझार आदि स्थलों से प्राप्त होता है। इन स्थलों में बड़े पत्थरों, कुदाल, शैल चित्र, आपका ब्रैकेट बता देंगे जो भी मिला है, इनके हमको क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं, जो पूर्व पाषाण काल को क्या करते हैं, प्रमाणित करते हैं। आया समझ? ऐसा आंसर लिखना है 2 नंबर पे। बहुत प्रीति दीवान ने अच्छा लिखा है, आपने बहुत अच्छा आंसर लिखा है। प्रीति दीवान ने कुछ वहाँ पर छोटे छोटे उन्होंने डायग्राम बना दिए, जो भी उनको मिला हो वहाँ पर जो भी औजार मिले। लेकिन ठीक, अगर आप मैनेज कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, उसको करिए। अगर नहीं मैनेज हो रहा तो कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर? अगर बड़े प्रश्न आते हैं तो वहाँ पे लिखना है। आप लोगों ने पैराग्राफ फॉर्म में लिखा है, सब पैराग्राफ फॉर्म में। इसी को क्या करेंगे, यदि पॉइंट्स को हटा देंगे तो पैराग्राफ में बन जाएगा। पॉइंट्स को हटा दो ना, पैराग्राफ फॉर्म में तो लिखा हूँ मैं इसको, अगर देखा जाए तो 10,000 ईसा पूर्व से पहले मानव की प्रारंभिक जानकारी को पूर्व पाषाण काल थे। इस काल में नदी, घाटी, गुफा मानव के सर्वोत्तम आश्रय स्थल थे। इसकी जानकारी छत्तीसगढ़ के सिंघनपुर गुफा, बोतलदा आदि में प्राप्त होता है। इन स्थलों में बड़े पत्थर, कुदाल, शैल चित्र आदि के प्रमाण मिलते हैं। हो गया 2 नंबर का आंसर। आप खुद सोचिए, इस आंसर को आप पढ़ेंगे तो आपको भी लगेगा ना कि आपको इसमें थोड़ा अच्छा है, तो बहुत सटीक तरीके से आंसर लिखा है। आप इसमें मार्क्स देना चाहेंगे कि नहीं देना चाहेंगे? तो आपको आंसर ऐसा ही लिखना है। आया समझ? इसमें आपकी समझ भी दिखाई दे रही है, आपकी इसमें परिपक्वता भी दिखाई दे रही है, और अपने सारे फैक्ट को भी क्या कर दिया, लिख दिया। क्लियर है? बन जाएगा। जो नहीं लिख पाए हैं, जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं जो नहीं लिख पाए, वो आज लिखेंगे घर में बैठकर। ठीक है? आप इधर उधर पार्टी नहीं करना है। आपका नोटिफिकेशन आ गया तो आपकी तैयारी आपकी अनवरत रूप से चलनी चाहिए, सतत रूप से चलनी चाहिए। क्लियर है ना? बन जाएगा ये। इसको रब करूं? चलिए ठीक है। हाँ चलिए, अब अगर पूर्व पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल के बाद क्या है, मध्य पाषाण काल। सेम यही पैटर्न अपनाना है। 10,000 से 5,000 ईसा पूर्व के मध्य मानव से संबंधित या मानव साक्ष्यों से, मानव सभ्यता से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है, उसे हम क्या कहते हैं, मध्य पाषाण कहते हैं। इस काल में बता देंगे, इस काल में भी आपका नदी घाटी तो थी, लेकिन साथ साथ बता देंगे थोड़ा से वो क्या हो गए थे, आपके विकसित हो गए थे, उनके बौद्धिक का विकास हुआ, ऐसा बता सकते हैं। फिर बताएंगे इसकी जानकारी छत्तीसगढ़ में हमको कहाँ कहाँ मिलती है, उनसे हमको क्या क्या प्राप्त हुए हैं। इसमें बता देंगे पशुपालन वगैरह को बता देंगे, नाम बताएंगे। यदि आपका आ जाता है नवपाषाण काल, नवपाषाण काल में डेट बताएंगे, इस वाले लाइन को हटा देंगे। इस समय मानव मनुष्य क्या हो गए थे, आपके स्थायी जीवन प्राप्त। इस समय मनुष्य कृषि कर स्थायी जीवन की ओर अग्रसित हो चुके थे, आप इसको बताएंगे। अब इसको हटा देंगे कंदराव वगैरह को। फिर तीसरा लाइन पे होगी, इसकी जानकारी हमें छत्तीसगढ़ के इन क्षेत्रों में मिलता है और इन स्थलों पे हमको ये सब हमको प्राप्त हुआ है। चौथा लाइन आपका बता देंगे जहाँ जहाँ आपके साक्ष्य है।
आपका उत्तर पाषाण काल, उत्तर पाषाण था, नव पाषाण काल में भी वही करना है आपको। इस काल में आप बताएंगे, यहाँ पर बताएंगे इस समय मनुष्य समूह में रहना शुरू कर दिया था, कबीले का निर्माण, मनुष्य समूह में कबीले का निर्माण एवं यहाँ पर रीति रिवाजों का आपका विकास हो चुका था। इसकी जानकारी हमें यहाँ से मिलती है और इन स्थलों में हमको ये क्या मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं। कितना ईजी आंसर लिखना, कोई टफ नहीं है, बहुत ईजी। मैं बताऊंगा ना आपको कैसे लिखना है, ठीक है, एकदम पानी कर देंगे इसको हम लोग, ठीक है ना। आपको टेंशन, अगर आप बोलोगे इसको और तरीके से लिखना है तो हम और इसको कई तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन अभी ज़्यादा हम क्या नहीं करेंगे, इसमें आपका रिसर्च नहीं करना है, ठीक है ना। अभी ज़्यादा बात नहीं करेंगे, और भी प्रश्न आएंगे तो बताऊंगा। अभी प्रारंभिक है तो प्रारंभिक तौर पे आपको ऐसे आंसर लिखना है, बना लेंगे फ्रेम इसका तो ये आपका आंसर करेंगे। क्लियर है, चलिए मैं इस वाले क्वेश्चन को अब डील कर रहा हूँ। चलिए, कुछ लोग ने, जैसे आपका अंजलि यादव ने आपका कहा है कि 8 नंबर वाला प्रश्न उनसे नहीं बना, बहुत ईजी है आपका ये, ठीक है ना। आप इसको ऐसे ही बना देंगे, कोई टफ नहीं है आपका ये। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ, प्रश्न समझ गए, शैलाश्रयों के बारे में लिखे, बहुत सरल प्रश्न है, 8 नंबर में एक बार आया हुआ है कल्चर वाले पोर्शन में ना। तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ, तो देखिए कैसे आप इसको डील करेंगे। तो इसको डील करना है, शैलाश्रयों के बारे में बताइए। तो देखिए डील करने की सबसे पहले 8 नंबर का है तो एक इंट्रोडक्शन देंगे, जो क्वेश्चन है उसी को फुलफिल करके उसका क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन देना है। कैसे इंट्रोडक्शन देना है कि बताएंगे आप लोग, छत्तीसगढ़ में हम आपके निम्नलिखित आधारों पर बता सकते हैं, निम्नलिखित आधारों पर शैलाश्रयों के बारे में समझ सकते हैं, आपको ऐसा बता जो कि निम्न है। ऐसा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब उसके बाद नीचे लिखें। अब नीचे कैसे लिखेंगे, तो पहले क्या करना है, क्वेश्चन है आपका, कितना लाइन मिलेगा बताओ भाई आपको। 8 नंबर का प्रश्न है तो 11 लाइन लगभग रहता है। कितना लाइन रहेगा, 11 लाइन। एक लाइन पे हमने क्या दिया, आंसर शुरू कर दिया हमने। पहले क्या दे दिया, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन जो क्वेश्चन पूछा उसी को हमने आपको क्या कर दिया, लिख दिया। क्लियर, लिख लेना, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, मैं आगे बताऊंगा उसको, लेकिन अभी आप क्या करेंगे, लिखेंगे। उसके साथ मतलब छत्तीसगढ़ प्रागैतिहासिक काल से शैलाश्रयों की जानकारी निम्न आधारों पर हम जान सकते हैं जो कि निम्न है, ऐसा लिखेंगे। अब देखेंगे अब इसको क्या क्या तरीका हो सकता है लिखने का। पहला तरीका है टेबल के हिसाब से लिखो, टेबल बना लो। कैसे टेबल बनाओगे, सीधा सीधा उसके नीचे एक टेबल खींचेंगे आप लोग, ये ऐसा बना लेंगे आप लोग टेबल। टेबल में क्या करेंगे, इधर आप क्रमांक दे देंगे और इधर आप क्या करेंगे, आपका जो भी आपका स्थल है और उनसे जो जानकारी प्राप्त हुई या जो साक्ष्य प्राप्त हुए, तो एक होगा साक्ष्य, एक होगा स्थल और एक होगा इधर आप क्रमांक। कैसे लिखना पड़ता है आपको। अब ऐसा आप क्या करेंगे, ये पहला क्लियर, क्रमांक नंबर 1 डाल लो, क्रमांक 2 3 जितना भी आप लिख सकते हैं, आपको कम से कम 6 7 8 लिख लेना, जहाँ तक आए कंक्लूजन भी लिखने, क्योंकि ठीक है ना। अब यहाँ पर पहला लिख लो सिंघनपुर की गुफा या सिंघनपुर। अब यहाँ पर सिंघनपुर के बारे में थोड़ा सा बता दो, वही बात लिख लो। अगर कुछ याद नहीं आ रहा है तो इस समय मनुष्य का प्राकृतिक स्थल गुफाएं थी। यहाँ पर हमें आपके इस तरह के साक्ष्य मिले, यहाँ पर हस्तपुदाल मिले हैं, यहाँ पर हमको क्या मिला है, आपका पूर्व पाषाण काल से संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए। ऐसा करके लिख लेना है। अगर याद नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ पर खेलना है ना, ठीक है ना। यहाँ पर चीज़ों को बता दिए। दूसरा पॉइंट में लिख लेंगे कबरा पहाड़। कबरा पहाड़ में आप क्या बता देंगे, कबरा पहाड़ में हम आपको पूरा बता देंगे। यहाँ पर छिपकली, घड़ियाल, सांभर, मानव आकृति के आपका क्या मिले, आपका साक्ष्य मिले हैं आपका। यहाँ पर लिख लेंगे बोतलदा में भी बता देंगे आप लोग ये चीज़ मिला है आपका। और आपका बोतलदा के बाद आप ऐसे ऐसे जो भी आप लिखना चाहें, ठीक है ना। आपको एक टेबल बना के सिंपल, अगर आपको कोई ज़्यादा आपको यहाँ पर एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, साधारण शब्दों में यदि आपको आंसर लिखना है तो सिंपल आप क्या करेंगे, ऐसा आंसर लिखना है। क्लियर, बहुत टफ नहीं बनाना है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा ऑन द स्पॉट लिखना है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें पता है ना, तो उनको क्या करेंगे, एक साइड आप क्या करेंगे पूरा लिखेंगे, दूसरे साइड साक्ष्य, अंत में कंक्लूजन लिखेंगे। इन साक्ष्यों के आधार पर हम कह सकते हैं, या इन साक्ष्य यह प्रमाणित करता है कि छत्तीसगढ़ में प्रागैतिहासिक काल के शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं, या फिर छत्तीसगढ़ प्रागैतिहासिक काल में सम्मिलित था। क्लियर है। अब बताएंगे इन साक्ष्यों के आधार पर, इन स्थलों, इन साक्ष्यों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में आपका प्रागैतिहासिक काल से शैलाश्रय प्राप्त किए गए शैलाश्रय मिलते हैं। क्लियर है, बन जाएगा, ठीक है। शैलाश्रय मतलब क्या है, आपके जो पाषाण वगैरह मिले हैं, आप इसमें लिख लेंगे। चितवा डोंगरी भी लिख सकते हो, ठीक है ना, चितवा डोंगरी। आप यहाँ धनौरा लिख सकते हो। 500 आपको क्या मिले हैं वहाँ पर, आपके क्या मिले, 500 पाषाण घेरे। सब चीज़ों को लिखना है आपको, अगर जो पता है तो इनको लिख कर आप एक आंसर फॉर्मेट समझ, एक फॉर्मेट ऐसा होगा। दूसरा फॉर्मेट बता रहा हूँ, तो टेबल बना देना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है ना। इससे आपका आंसर बहुत बढ़िया हो जाएगा। सामने वाला ये पढ़ेगा, देखेगा सिंघनपुर, ये 2-4 फैक्ट देखेगा, उसको लगेगा हाँ ये सही बता रहा है, ठीक है। 500 स्मारक है, चितवा डोंगरी में मिला है, धनौरा में मिला है, ठीक है मिला है, आगे बढ़ जाएगा, आपको मार्क्स दे देगा।
पहला एक सरल प्रश्न ये बन जाएगा। ठीक, अब हम आपका देखेंगे इसको दूसरा तरीके से कैसे लिखेंगे। दूसरा तरीके से लिखेंगे, पहले एक इंट्रोडक्शन बना देना है। इंट्रोडक्शन में आपको कहना है कि यहाँ पर हमको क्या मिला है भाई, छत्तीसगढ़ में प्राग ऐतिहासिक काल के जो शैलाश्रय साक्ष्य मिले उनको निम्न आधारों पर हम देख सकते हैं। फिर बोल देंगे वैसे इंट्रोडक्शन, कोई टफ नहीं करना। इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे, अब आधार बनाएंगे क्या क्या। तो देखो आधार क्या है, आप क्या करेंगे, इसको अलग अलग काल को अलग अलग काल में आप अलग अलग चीज़ बता सकते हैं। पहला दे देंगे पॉइंट, यहाँ पर बताएंगे पूर्व पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, और पूर्व पाषाण काल से संबंधित आपको जितने भी मिले हैं साक्ष्य उनको बताएंगे। आप बोलेंगे कि 10,000 ईसा पूर्व से पहले छत्तीसगढ़ में इन स्थलों पे, जितने भी स्थल है सबको अंडरलाइन करेंगे, इन स्थलों पर हमें आपके साक्ष्य प्राप्त हुए और इनसे हमें ये चीज़ें हमको क्या मिली, प्राप्त मिली है। कुदाल मिला है आपको क्या मिला है, कुल्हाड़ी मिला हुआ है, ठीक है ना। जो भी चित्रकारी मिला है, पेंटिंग, उनको बताएंगे। दूसरा आधार क्या हो जाएगा, फिर मध्य पाषाण काल में बांटेंगे। तीसरा किसमें बांट देंगे आप लोग, किसमें बांटेंगे तीसरा आप लोग, उत्तर पाषाण काल, और चौथा नवपाषाण काल। एक ये तरीका हो सकता है। ऐसे तरीके हम आप बताएंगे। दो लाइन लिखना है आपको, ज़्यादा तो कुछ नहीं है, आपका पेजेस ऐसे ही भर जाएगा। 11 लाइन तो लिखना है, एक लाइन ही हो जाएगा, एक लाइन कंक्लूजन, बचा क्या 9 लाइन। 3 लाइन इसको लिख लो, 2 लाइन इसको लिख लो, 2 लाइन इसको, 1 लाइन इसको, आपका आंसर खत्म हो गया। तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है। अगला पैटर्न क्या हो सकता है आपका लिखने का, देखिए ध्यान से। अगला पैटर्न आपको जो आधार बनाएंगे, आप उस आधार को क्या बना सकते हैं, क्या क्या आधार बना सकते हैं। पहला आप आधार बना सकते हैं गुफा के आधार पर, गुफाओं के आधार पर। आप बोलेंगे कि हम आपका शैलाश्रयों को निम्न आधारों पर, हम आपके निम्नलिखित आधारों पर देख सकते हैं। पहला है आपका गुफा, जो भी गुफा वाले हैं उनको एक साइड आप पूरा बता दो कि आप बताएंगे कि प्रारंभ में मनुष्य कंदराओं में निवास करता था, गुफाओं में निवास करता था, और इसलिए हमें छत्तीसगढ़ के इन स्थलों पर साक्ष्य मिले हैं और उनसे संबंधित, मतलब इन स्थलों पर हमको शैलाश्रय हमको प्राप्त होने के साक्ष्य निम्न है। जितने भी गुफा लिख लो, सिंघनपुर, मतलब गुफा को कैटेगराइज कर लो अलग अलग, क्लियर। दूसरा क्या लिखेंगे आप लोग, गुफा के बाद घाटी लिख लो। घाटी कौन कौन सा घाटी, घाटी में लिख लो महानदी घाटी, धनपुर को लिख लेंगे आप लोग, क्लियर है। चितवा डोंगरी को बता देंगे आप लोग, तो वहाँ पर आप बता देंगे, चिरचारी को बता देंगे। तो दूसरा घाटी, छत्तीसगढ़ में हम घाटियों में भी हमको इस टाइप के हमको क्या मिला है, प्राप्त हुआ है। तीसरा क्या बता देंगे आप लोग, तीसरा घाटी हो गया, गुफा हो गया। फिर आप किस में बांट सकते हैं इसको, आपको कैटेगराइज कर सकते हैं। आपका पाषाण घेरे, पाषाण घेरे प्राप्त हुए ना भाई, पाषाण घेरे, और पाषाण घेरे हमको छत्तीसगढ़ में यहाँ मिलता है, हमको धनौरा में मिलता है, चिरचारी में मिलता है, सोरार में मिलता है, ठीक है ना। आप बता सकते हैं इन सब चीज़ों को, ठीक है। तो इतना यहाँ पे बता सकते हैं पाषाण घेरे कहाँ से मिला है। करका भाटा है एक और, ठीक है ना, उसको भी बताएंगे पाषाण घेरे। चौथा आप यदि बताना चाहें, एक और पॉइंट बताना चाहें तो पाषाण घेरे होंगे। उसके बाद आपका चित्रकला, पेंटिंग्स, ठीक है, या फिर गुहा चित्रकला, या फिर रॉक में पेंटिंग हुआ आपका पाषाण चित्र, या फिर पेंटिंग लिख लें चित्रकला। अब चित्रकला में बताएंगे कि छत्तीसगढ़ में हमको यहाँ से हमको क्या मिला है, आपका पेंटिंग के साक्ष्य मिले हैं, छिपकली मिला है, सांभर मिला है, घड़ियाल मिला है। आपको क्या मिला है, आपको ये, और ये कहाँ इन स्थलों पे हमको क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। आप और अलग से और बनाना चाहें तो औजार बना सकते हैं, हथियार, यह हथियार या उनको औजार हो गए, पाषाण औजार हमको यहाँ से प्राप्त हुए। नीचे लिख लेंगे कंक्लूजन। इन आधारों पर हम बिल्कुल यहाँ देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में आपके प्रागैतिहासिक में शैलाश्रयों के हमको क्या मिलती जानकारी प्राप्त होती है। एक ये पैटर्न हो सकता है, आ रहा है समझ। पहला पैटर्न है टेबल बना देना। दूसरा पैटर्न क्या है आपका, क्या होगा दूसरा पैटर्न, कि आप अलग अलग काल में विभाजित कर दो। तीसरा पैटर्न क्या हो सकता है, आप कैटेगराइज कर लो, क्लियर है, ये बन जाएगा। और भी आपका पैटर्न हो सकते हैं, यदि आप इसको पैराग्राफ में भी लिखना चाहते हो तो पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, क्लियर है। या फिर आप अगला एक और पैटर्न मैं बता रहा हूँ, इस पैटर्न को भी फॉलो कर लो, ये थोड़ा और अच्छा हो सकता है। क्या है पैटर्न भाई, ये देखो ध्यान से। आप लोग क्या करेंगे, पहले इधर छत्तीसगढ़ का एक मैप बना देंगे, पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, छत्तीसगढ़ के मानचित्र के आधार पर हम समझ सकते हैं यहाँ निम्न आधार पर मिलता है। एक मैप, अभी मैं डब्बा बनाया हूँ, आपको मैप बनाना है। मैप बनाएंगे, यहाँ पर आप रायगढ़ को डिनोट करेंगे, यहाँ पर चितवा डोंगरी को, यहाँ पर अर्जुनी को, यहाँ पर बालोद बता देंगे, यहाँ पर ये बता देंगे। यहाँ थोड़ा सरगुजा मिला है लेकिन उतना नहीं जाना, मैं इसमें उतना नहीं मतलब रहता। बस्तर में भी कुछ मिला है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर पहला दूसरा 3 बता देंगे, क्लियर। अगर एरो निकाल दो ठीक है, नहीं तो आपके चित्र के अनुसार लिखेंगे। पहला सिंघनपुर, दूसरा कबरा पहाड़, तीसरा क्या है आपका बोतलदा बता दी, बाई दो ऐसा बता दिए। फिर आपको मन किया चितवा डोंगरी, तो इसको चौथा नंबर का पॉइंट देंगे, यहाँ पर चितवा डोंगरी, क्लियर। पांचवा बताना है आपको, माना कि घनौरा को बताना है,
तो धनोरा को बता दिया आप लोग, यहाँ पर इसको 5वां पॉइंट दे दिए। आ रहा समझ? अर्जुनी को बताना है, अगर मन कर रहा है अर्जुनी आपको जहाँ जहाँ पता उसको आपको वो करना है, सबको नहीं बताना है ना, आपको जहाँ जहाँ पता उसको बताना है। तो अर्जुनी, तो एक तरफ मैप बनेगा, एक तरफ इनके नाम होंगे, थोड़ा थोड़ा जानकारी हल्का हल्का एक एक लाइन में, आपको एक्सप्लेन नहीं करना है कि यहाँ यहाँ ऐसा पूरा लंबा चौड़ा बता देंगे। सिंघनपुर में क्या मिला है? हस्तचलित कुदाल, कौमा, बड़े बड़े पत्थर के औजार, बस। आप कबरा पहाड़, छिपकली, घड़ियाल, सांभर, मानव आकृति, बस खत्म। यहाँ पर बताना है भाई, तो आपको क्या बताना है? चिरचारी, चिरचारी में आपको जो जो मिला है उसको बता देंगे। यहाँ पर आपका वो मिला है, आपका बेसिकली क्या बोलते हैं उसको, मैं बार बार भूल जाता, कुल्हाड़ी, ठीक है। धनौरा 500 महापाषाण घेरे, अर्जुनी में ये मिला। एक तरफ मैप बना देंगे, मैप में डिनोट करके बता देंगे कि भैया ये मैप है, मैप में यहाँ यहाँ है छत्तीसगढ़ में, और फिर बता देंगे मानचित्र के आधार पर यहाँ बिल्कुल हम कह सकते हैं कि हम छत्तीसगढ़ में प्रागैतिहासिक काल के शैलाश्रय प्राप्त होते हैं। देखो कितना तरीका है, और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन कन्फ्यूज हो गए किसको लिखे करके, लेकिन आप ये चारों तरीके में आप आंसर एक बार लिख लेंगे, ठीक है ना। आपको जो अच्छा लगे, अच्छा ऐसे लगे, मतलब आपको खुद को लगना चाहिए कि आंसर सही है, और उस आंसर को बहुत जल्दी लिख सकते हैं बिना किसी आप प्रॉब्लम के। समझ आया कैसे लिखना आंसर? ऐसा लिखना आंसर। तो बना लेंगे 2-2 नंबर के सब आंसर, जितने लोग नहीं लिखे हैं सब लिख कर जमा करेंगे, ठीक है ना। मैं सबकी कॉपी चेक करूंगा, मैं भी कॉपी चेक नहीं किया हूँ किसी की, क्योंकि मैं यहाँ पर एक बार बताऊंगा करके बोला हूँ। तो एक बार और लिखो फिर भेजो उसको, जितना लिखोगे उतना रिफाइन होगा। क्लियर है? बन जाएगा। और दूसरी बात, यहाँ पर आप कोचिंग में पढ़ने, इसका मतलब ये नहीं कि आपको टीचर हर चीज़ आपको स्पून फीडिंग कराएगा, हर चीज़ आपको नहीं देगा टीचर कि ये लो, ये भी ले लो, ये लो, मैं आपको पढ़ाऊंगा, यहाँ लिखवाऊंगा अलग से, फिर मैं नोट्स दूंगा, देंगे हम लोग जितना जरूरी होगा। लेकिन उससे पहले आप क्या करना है, टीचर से पहले आप अपना नोट्स खुद प्रिपेयर करेंगे। एक तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनना है, उसको अपने कॉपी में नोट करना है। दूसरा, जो क्वेश्चन दे रहा हूँ क्वेश्चन को अच्छे से लिखना है। और तीसरा, आपके पास जो भी मटेरियल, अब ऐसा तो नहीं आप कोई बिना मटेरियल के आप पढ़ रहे होंगे, कोई ना कोई तो मटेरियल है ना आपके पास, कोई भी एक मटेरियल को पढ़ना है। 10 बुक को नहीं आपको छांटना है, इस बुक से भी पढ़ लो, उस बुक से, एक बुक को पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, उस बुक को पढ़िए। बाकी मैं आपको गाइड करूंगा कि पढ़ना कैसे, मैं आपको काम करवाऊंगा, आपको होमवर्क दूंगा, और उससे आपकी क्या हो जाए, पढ़ाई आपकी कंटिन्यू चलते रहेगी। तो आपका अगला होमवर्क है कि आप क्या करें, जो भी आपने पढ़ा है आपका पाषाण काल से संबंधित सबको एक जगह कॉपी में लिखना है, शॉर्ट नोट्स तैयार करना है, और जो चित्रकला वाला पोर्शन है उसको आप लोग लिख कर मुझे जमा करेंगे, ठीक है ना। अब उल्टा काम कर रहा हूँ मैं, ठीक, उसको लिख कर उसमें बताऊंगा फिर क्लास में कि उसको कैसे लिखना है। तो पेंटिंग्स वाले को थोड़ा सा, क्योंकि 2 नंबर 4 नंबर में पेंटिंग से प्रश्न आ सकता है, मैं प्रश्न दूंगा उससे संबंधित, पहले आप उसको तैयार करें, कहाँ कहाँ कैसा मिला है, बुक पुस्तकों में खोजेंगे, 2-4 फैक्ट आपको आसानी से मिल जाएंगे। क्लियर है? तो चलिए यहाँ तक हो गया, चलें आगे। तो चलिए मैं इसको रब कर रहा हूँ, आप लोग इसको बना लेंगे, ठीक ना। चलिए अगला टॉपिक है हमारा वैदिक काल में आ जाएंगे भाई। छत्तीसगढ़ के वैदिक काल में हम आते हैं। तो मैंने बताया हूँ वैदिक काल 2 भाग में बटा हुआ है, एक होता है आपका ऋग वैदिक काल, दूसरा है आपका उत्तर वैदिक काल। और ऋग वैदिक काल को हम छत्तीसगढ़ में किस रूप में पढ़ते हैं, उसको पढ़ते हैं हम आपका रामायण काल। क्या काल है हमारा? रामायण काल में पढ़ते हैं। और उत्तर वैदिक काल को हम किस काल के आधार पर मानकर चलते हैं? महाभारत काल। ऐसा नहीं है, लेकिन हम ऐसा मानकर चलते हैं। क्लियर है? क्योंकि हमारे पास वैदिक काल से कोई साक्ष्य नहीं है, तो हम रामायण काल पढ़ लेते हैं। उत्तर वैदिक काल से, ऋग वैदिक काल में कोई साक्ष्य नहीं, तो रामायण काल, और उत्तर वैदिक काल से कोई साक्ष्य नहीं, तो महाभारत काल हम पढ़ते हैं। क्लियर? तो चलिए रामायण काल देखिए। रामायण काल पहली बात तो सबसे इम्पॉर्टेंट अभी टॉपिक में से एक है, क्योंकि अभी राम वन गमन पथ मार्ग अपने छत्तीसगढ़ सरकार ने एक योजना चलाई है, जिसमें राम भगवान जो जहाँ जहाँ हमारे छत्तीसगढ़ स्थल पे गए हुए हैं उन क्षेत्रों को आपका पर्यटन की दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से उनको क्या कर रहे हैं, विकसित करने का कार्य कर रही है। तो एक तो विकसित करने का कार्य कर रही है, उसको हमको ध्यान में रखना है, तो एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और दूसरा हमको अब थोड़ा सा यहाँ पर देखना है, तो रामायण काल में आपको देखना है। तो देखिए ध्यान से, मैं फॉर्ट में बता रहा हूँ, आप सभी को पता होगा। देखिए भाई, जो छत्तीसगढ़ था हमारा, मैं छोटा सा मैप बना दे रहा हूँ भाई, हमारे प्यारा सा छत्तीसगढ़ है, ठीक है। छत्तीसगढ़ आपको एकदम फाइन मैप बनाना है, एकदम फास्ट, विदिन 5 सेकंड में आपका मैप बनना चाहिए। तो हमारा प्यारा सा छत्तीसगढ़ है। अब इस छत्तीसगढ़ में बहुत सारे आपके जो पर्यटन स्थल है, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर हम रामायण कालीन क्या मिलते हैं, साक्ष्य मिलता है। लेकिन उससे पहले समझना है, और थोड़ा सा भारत का मैप को देख लेते हैं। दिख रहा होगा आप लोग को, यहाँ पर हमारा प्यारा सा छत्तीसगढ़, मैं ऐसे ही बना रहा हूँ। देखिए रामायण काल को आप सभी को जानते हैं। रामायण से संबंधित आपको, रामायण में सबसे पहले साक्ष्य किन्होंने लिखा है, आपका रामायण किसने लिखा है, वाल्मीकि जी ने लिखा है, ठीक है ना। तो वाल्मीकि जी को याद रखना है आपको, ठीक है ना। उसके बाद आपके वाल्मीकि के बाद और भी बहुत सारे जो है, जो रामायण
रामायण से संबंधित उन्होंने क्या लिखा, आपके साहित्य लिखे। अब वाल्मीकि जी ने जब आपका रामायण लिखे तो उन्होंने रामायण को क्या कहा, उन्होंने रामायण में जब लिखा है तो उन्होंने क्या है, जो राम भगवान का जो आपका शासन क्षेत्र था वो क्या था, कोसल। कोसल है उसका शासन क्षेत्र, क्या था आपका, कोसल, जिसको अवध भी कहा जाता है, ठीक है ना, कोसल क्षेत्र। कोसल कहाँ पड़ता है, यूपी में। अब उन्होंने कहा कि ऊपर में क्या था, कोसल, लेकिन कोसल की जो दक्षिण वाला भाग जो आपका क्षेत्र पड़ता है उसको उन्होंने क्या कहा, दक्षिण कोसल। तो उन्होंने कोसल में उन्होंने दो भागों में बांटा, एक उत्तर कोसल, एक दक्षिण कोसल। तो उन्होंने आपका, हमको वाल्मीकि के जो रामायण है उसमें हमको बिल्कुल ये पता चलता है कि हमारा दक्षिण कोसल उत्तर कोसल दो नाम का था। और जो दक्षिण कोसल वाला भाग था, कोसल तो यूपी में है, दक्षिण कोसल वाला जो भाग था वो कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि छत्तीसगढ़ के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो हमारे छत्तीसगढ़ का बेसिकली ऊपर वाला भाग, नीचे वाला भाग नहीं, ऊपर वाला भाग, ये जो मैदानी भाग है, इस मैदानी भाग को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली यही हमारा कहीं ना कहीं दक्षिण कोसल रहा होगा। कुछ साक्ष्य मिले उसके आधार पर हम अनुमान लगाएं। तो जो ऊपर वाला जो साक्ष्य है इसको हम आपका उस समय क्या कहते थे, दक्षिण कोसल, ये मैदानी वाला भाग। और दक्षिण वाला भाग जो बस्तर संभाग था उसको इस समय क्या कहा जाता था, दंडकारण्य, क्योंकि ये वाल्मीकि के रामायण में हमको पता चलता है। बाद में हम तुलसीदास में भी देखेंगे तो वहाँ पर दंडकारण्य से संबंधित कुछ हमको मिलेंगे, दक्षिण कोसल से भी कुछ बात मिलेगी। उत्तर कोसल क्या है, छत्तीसगढ़ के ऊपर यूपी है, यूपी में क्या है आपका कोसल, और इस भाग को हम क्या मानकर चलते हैं, दक्षिण कोसल। क्लियर है। लेकिन हमें एक और साक्ष्य मिलता है, वो साक्ष्य ये है कि हमारे जो क्षेत्र थे, जो ये वाला जो क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का मध्य भाग, इस समय इस क्षेत्र को आपका एक शासक था, और इस शासक का नाम यहाँ पर देखेंगे, एक व्यक्ति है महाकोशल। क्या नाम है इसका, महाकोशल, सॉरी महाकोशल नहीं, मतलब हाँ, इनके पूर्वज का एक नाम था महाकोशल, और इस क्षेत्र पे नाम पर धीरे धीरे इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया था, महाकोशल। इस महाकोशल के शासक कौन थे बाद में, भानुगुप्त। एक मिनट, भानुगुप्त ही मेरे ख्याल से, भानुगुप्त, ठीक है ना। तो इस समय इसके शासक कौन थे आपके, भानुगुप्त। भानुगुप्त की क्या हुई, एक पुत्री हुई, और उस पुत्री का नाम, तो इस भानुगुप्त की क्या हुई, एक पुत्री हुई, पुत्री का नाम क्या है, कौशल्या। तो पुत्री का नाम हमको मिलता है आपका कौशल्या, तो उसकी एक पुत्री हुई कौन, आपकी कौशल्या। अब भानुगुप्त की एकमात्र पुत्री थी, उसका कोई पुत्र नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक पुत्री थी, ठीक ना, एक ही पुत्री थी कौशल्या। कौशल्या का विवाह किससे किया आपका, कौशल्या का विवाह उन्होंने किया आपका राजा दशरथ से। और राजा दशरथ आपके कहाँ के शासक थे, कौशल। और राजा दशरथ किसके पिता हैं, आप सभी को पता है किसके पिता है राजा दशरथ, राम भगवान के पिता है, प्रभु श्री राम के। क्लियर। अब इस दोनों कौशल्या और राजा दशरथ से आपके कौन आपके पुत्र हुए, राम। चार पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े पुत्र कौन हुए, राम। राम हुए ना, ठीक है। तो ये राम हुए, और आपका दशरथ के बाद कौन शासक बने, 14 वर्ष वनवास थे, फिर आपके शासक कौन बने, राम बने। और फिर राम के आपके दो पुत्र हुए, एक हुए लव और कुश। तो कौन कौन हुए, राम के दो पुत्र हुए, तो पुत्र यहाँ पर आपको देखना है, पुत्र एक हुआ है आपका लव हुआ है, और एक तरफ कौन है आपके कुश। जब आपके कहा जाता है जो हमारे जो राम है उन्होंने क्या किया, जब उनको आपका निर्वाण हो गया उनका, जब वो आपके स्वर्ग सिधार गए, ठीक है ना, तब उन्होंने क्या किया, लव और कुश को साम्राज्य को दे दिया। तो जो लव थे, इस लव को क्या किया गया, आपको जो साम्राज्य मिला, जो शासन क्षेत्र मिला, ये लव को कहाँ मिला, उत्तर कोसल का क्षेत्र मिला। मतलब कोसल तो पूरा था, लेकिन जो ऊपर वाला जो भाग था, जो आपका यूपी वाला भाग है, इसको कौन सा भाग मिला, उत्तर कोसल वाला भाग मिला। तो उत्तर कोसल भाग किसको मिला है, लव को मिला है। और दक्षिण कोसल वाला भाग किसको मिल गया है, आपको कुश को मिला। दक्षिण कोसल का भाग किसको मिला है, आपको कुश को प्राप्त हुआ है। किसको हुआ है, कुश को। और इसलिए कुश ने बाद में क्या किया, ये जो दक्षिण कोसल है वहाँ पर अपनी एक राजधानी बनाई है, और राजधानी यहाँ पर ऐसा माना जाता है, सिरपुर को। सिरपुर को हम आपका मानकर चलते हैं, और इस सिरपुर को उन्होंने आपका अपनी क्या बना दिया, आपका उन्होंने आपका राजधानी, और उसका नाम क्या रख दिया है, कुश स्थली। तो सिरपुर में वो शासन करते थे पूरे दक्षिण कोसल में, मतलब यहाँ उनका राजधानी था, और पूरे दक्षिण कोसल में शासन करते थे। कौन शासन करता था, आपका कुश शासन करता था। मतलब इसकी राजधानी आपकी क्या है, आपका कुश स्थली। आपको ऐसा ध्यान पे रखना है। तो रामायण काल में हमारा नाम जो था, तो रामायण काल में हमको ये नाम याद रखना है, रामायण काल में छत्तीसगढ़ कौन कौन सा क्षेत्र है, इसको ध्यान रखना। ऊपर वाला भाग क्या कहलाएगा, ये जो मैदानी भाग है दक्षिण कोसल, और नीचे वाला भाग क्या कहलाएगा, दंडकारण्य। क्लियर है। महाकोशल एक कहा जाता था, महाकोशल मतलब महाकोशल एक शासक थे जो इस क्षेत्र में शासक करते थे। इनके पुत्र थे भानुगुप्त, उसके एक पुत्री हुआ, उस पुत्री का नाम है कौशल्या, उसके पति थे दशरथ, दोनों से हुआ राम। राम उनके पुत्र लव और कुश, लव को उत्तर कोशल, कुश को दक्षिण कोशल। इसकी राजधानी कुश स्थली जो क्या है आपका छत्तीसगढ़, यहाँ पर ऐसा शासन करते हैं। ऐसा हमको क्या मिलता है, प्रमाण मिलता है। बन जाएगा यहाँ तक।
आपको इसको समझना है। लेकिन अब आपका प्रश्न ये आता है कि जो राम भगवान हैं, तो राम जी जो हैं वो क्या किए, आप सभी को पता होगा। उनका जिस दिन आपका राज्याभिषेक था उसके एक दिन पहले आपको क्या वो मालूम होगा, उनकी माता जो थी केकई ने क्या कहा, उन्होंने दशरथ जी से 2 शर्त रख दी जो बहुत पहले मांगा। आप लोग रामायण अभी लॉकडाउन पे तो आप पूरा देखे होंगे, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप मेरे से ज़्यादा जानते होंगे, ठीक है ना। उन्होंने फिर आपको पता होगा क्या किया होगा, उसने 2 मांग कर दी कि राम भगवान कहाँ जाएंगे, 14 वर्ष वनवास चले जाएंगे। अब राम भगवान तो निकल गए 14 वर्ष वनवास, ठीक है, लेकिन जब वो 14 वर्ष वनवास के लिए निकले तो आप उसमें भी देखे होंगे, उसमें कहानी थोड़ी अलग चलती है, वो कहीं कहीं और जगह जाते हैं। लेकिन हमारे जो पर्यटन स्थल है, जो पुरातत्व क्षेत्र है, वहाँ पे ऐसे जो साक्ष्य मिलते हैं उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि हमारे राम जी हैं, उनका उद्देश्य क्या था, केवल छत्तीसगढ़ घूमना था एक हिसाब से, क्योंकि वो 14 वर्ष में से 10 वर्ष आपके कहाँ बिताते हैं, आपके राम भगवान कहाँ बिताते हैं, राम भगवान 14 वर्ष में से 10 वर्ष बिताएंगे हमारे राम भगवान कहाँ बिताते हैं, छत्तीसगढ़ में। और ये आपका कौन लिखा है, हेमनाथ यदु, इनकी पुस्तक याद रखना है, हेमनाथ यदु की किताब है। इस किताब का नाम क्या है आपका, दंडकारण्य रामायण। में भी 2-3 लोगों ने लिखा ना, तो दंडकारण्य रामायण, और एक व्यक्ति और उन्होंने लिखा है आपका छत्तीसगढ़ी रामायण। क्या लिखा है, छत्तीसगढ़ी, आप लोग थोड़ा सा देख लेंगे ना, छत्तीसगढ़ी रामायण। तो ऐसे 2 रामायण हैं, इन रामायण के आधार पर, इस बुक के आधार पर ये मानकर चलते हैं। तो बुक के बाद थी, लेकिन अगर हम आपका देखें सामान्य स्थल पर, तो सामान्य अगर स्थानों पर हम आपका देखें तो सामान्य स्थानों पर हमको जो साक्ष्य पर्यटन स्थल मिलता है उस आधार पर हम भी कहते हैं कि राम जी अपने 14 वर्ष में से आपका अधिकांश समय यहाँ पर बिताए थे, और कुछ स्थल है। अब उनमें से मैं बता रहा हूँ कि आपका कौन कौन से स्थल हैं, उन स्थल को आपको एकदम सामान्य रूप से याद रखना है। तो कुछ नहीं, क्या क्या याद रखना है, जिला वाइज याद रखना है। तो सबसे पहले क्या है, हमारे कोरिया। अब देखो ध्यान से, यहाँ एक कौशल है, कौशल के शासक कौन थे आपके, राम जी हमारे। अब यहाँ से अब जब वो निकले गंगा नदी को पार के, तो सबसे पहले कहाँ आ गए, वो कोरिया में आ गए। तो मैं यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ, आपका मैप बन जाता है तो और अच्छा हो जाएगा ना, सॉरी, आपका ऐसे इंडिया और छत्तीसगढ़ को ऐसे बना कर चला ना मैप को। तो देखो, अब छत्तीसगढ़ भगवान राम भगवान पहले कोरिया में आए, कोरिया के बाद वो कहाँ चले गए, कोरिया के जस्ट बगल आप पढ़े होंगे ना भूगोल, तो उसमें आपको पता होगा कोरिया के बाद वो कहाँ चले गए, सरगुजा चले गए, सरगुजा के बाद कोरबा होते होते जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा के बाद महासमुंद, महासमुंद के बाद राजिम, राजिम के बाद आपका कांकेर, कांकेर के बाद आपका ये होकर सुकमा से होकर ऐसे, मतलब राम जी आपके कुछ ऐसे होकर आते हैं और ऐसे होकर आपके ऐसे चले आएंगे दक्षिण, और यहाँ पर सुग्रीव उग्रीव से दोस्ती करेंगे और यहाँ से जाकर नीचे आपका लंका चले आएंगे, ठीक है ना। तो आपको ऐसे याद रखना है कुछ इस तरह से। अब देखेंगे स्थल, तो आपको क्या करना है, मैप में आपको याद करना है, मैप में याद करेंगे तो आपको अच्छा से याद हो जाएगा। तो सबसे पहले स्थल पे देखेंगे तो कहाँ है, कौन सा जिला है, कोरिया। तो कोरिया जिला में हम आपका देखेंगे ये है कोरिया, और यहाँ पर क्या है, सीतामढ़ी हरचौका। तो कोरिया में आपका कहाँ पे रुकते हैं, आपके सीतामढ़ी हरचौका, सीतामढ़ी हरचौका पे आपका क्या है, यहाँ पर सबसे पहले हमको साक्ष्य मिलता है, इसको ध्यान रखेंगे। तो कोरिया जिला में, कोरिया जिला के बाद दूसरा जिला हमारा सरगुजा, और सरगुजा में हमको यहाँ पर बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं। ये है सरगुजा, जस्ट आपका ये सरगुजा, और सरगुजा में एक पर्वत है रामगढ़ पर्वत। तो रामगढ़ पर्वत को हम आपका क्या मानकर चलते हैं कि वहाँ राम भगवान के नाम पर पड़ा है। फिर है आपका सीता बेंगरा, माता सीता के नाम पर है। और आपका फिर आपका क्या है, लक्ष्मण बेंगरा, और लक्ष्मण बेंगरा भी क्या है आपका, लक्ष्मण जी के नाम पर। हम दोनों जो गुफाएँ हैं ये दोनों आपके भाई राम सीता लक्ष्मण तीनों आए थे। इसके साथ साथ हमको यहाँ पर भीम खोह मिलता है, सॉरी आपके लक्ष्मण मतलब राम के कुछ पद मिलते हैं ना, भीम को सॉरी राम के कुछ पद मिले, कुंड मिलता है, एक मिला है सीता कुंड, भीम खोज वहाँ का है ना, सॉरी भूल गया, सीता कुंड। और एक और क्या मिलता है, किंधा पर्वत। किंधा पर्वत मतलब किसकिंधा पर्वत। किसकिंधा पर्वत में आपको पता है कौन थे, आपके सुग्रीव थे। लेकिन अब देखो अलग अलग स्टोरी है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ। तो सीता कुंड, किंधा पर्वत, रामगढ़, सीता बेंगरा और आपका लक्ष्मण बेंगरा, आपको ये ध्यान रखना है। तो सरगुजा में आपको क्या है, देखो मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ, आप सबको पता होगा अच्छे से, आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं, मेरे से ज़्यादा अच्छा आप लोग जानते होंगे, क्लियर है ना। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ, बहुत ईजी चीज़ भी है, ठीक है ना। सरगुजा के बाद हम आ जाते हैं नीचे जाएंगे, और नीचे जाएंगे तो सरगुजा के बाद हमारे क्या पड़ जाएगा, जांजगीर चांपा। अब जांजगीर चांपा में हमको कुछ यहाँ पर क्षेत्र मिलते हैं, यहीं पर हमको क्या मिलेगा, खरौद, क्या मिलेगा, खरौद। और खरौद में कौन थे, खरदूषण, आप लोग देखे होंगे खरदूषण को, खरदूषण जानते हैं ना आप लोग। खरौद में क्या है आपका, खरदूषण, 2 आपके राक्षस थे, उन दोनों को राम भगवान निपटा देते हैं, ठीक है ना। तो खरौद में खरदूषण, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करते हैं, खरौद के बाद आपका क्या है, शिवरी नारायण। शिवरी नारायण भी कहाँ है हमारा, जांजगीर चांपा।
और ये बहुत फेमस है भाई शिवरी नारायण, आप लोग घूमने भी गए होंगे, ठीक है ना। शिवरी नारायण, अब शिवरी नारायण जब जाते हैं तो वहाँ पर आप शिवरी नारायण में देखते हैं वहाँ पर कौन है, माता सबरी। और माता सबरी यहीं पर आपका बहुत टाइम से वेट किसका कर रही थी, आपका राम भगवान का। और जैसी माता सबरी वेट करी थी राम भगवान आए, तो आप सभी को पता है यहाँ पर झूठे बेर भी उन्होंने खिलाए थे। तो काफ़ी फेमस स्टोरी आप सभी जानते हैं। तो झूठे बेर के बारे में आपको पता होना चाहिए। जांजगीर चांपा, तो कोरिया, सरगुजा, जांजगीर चांपा हो गया। फिर आपका अगला हमको देखेंगे, अगला हमारा जिला है आपका महासमुंद। तो क्या है, महासमुंद या बालोदा बाजार बोल सकते हैं। और महासमुंद से हमको क्या साक्ष्य मिलता है, यहाँ पर तुरतुरिया, तुरतुरिया। और तुरतुरिया में क्या है हमारे यहाँ पर, तुरतुरिया में लव कुश का जन्म हुआ है भाई, लव कुश का जन्म। तो तुरतुरिया में हमको ध्यान रखना है, लव कुश का जन्म है आपका। तो यहाँ पर सिरपुर के आसपास आपका है, मतलब आपका महासमुंद और बलौदा बाजार के बीच में। फिर आप राजिम को याद रख लीजिए, गरियाबंद जिला में। राजिम में आपको पता होगा आपको क्या है, कुलेश्वर महादेव मंदिर बना है वहीं पर। आप कहीं पर आपका क्या है, बावड़ी है, सीता बावड़ी, तो वहाँ पर हमको कुछ कुछ चीज़ें मिला है। फिर उसके बाद नीचे आ जाएंगे तो हमको धमतरी मिलेगा। और धमतरी में हमको क्या है, सिहावा पर्वत। और सिहावा पर्वत में हमारे यहीं पर क्या श्रृंगी ऋषि थे, कौन थे, श्रृंगी ऋषि। और श्रृंगी ऋषि के जो राक्षस अत्याचार करते थे उनसे आपका छुटकारा कौन दिलवाए थे, हमारे प्रभु श्री राम जी ने, ठीक है ना। आ रहा समझ। तो आपको मैप में लेकर चलना, मैं अभी इतना आप लोगों को पता होगा, आप बच्चों जैसा है। देखो यहाँ पर कोरिया है, यहाँ पर सरगुजा है, यहाँ जांजगीर चांपा है, यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर महासमुंद है, फिर राजिम हो गया। फिर आप जाएंगे धमतरी, धमतरी में सिहावा पर्वत, श्रृंगी ऋषि, सब भूगोल में पढ़े हैं आप लोग, ठीक है ना। उसके बाद धमतरी के बाद हम आपका देखेंगे, ठीक है ना, एक हाँ धमतरी के बाद कांकेर। और कांकेर में हमको क्या मिलता है, यहीं पर आपका पंचवटी। पंचवटी मतलब आप समझ रहे हैं, यहाँ पर आपके 5 वट थे और यहीं पर आपके जब उनको क्या मिला था भाई, आप सभी को मालूम होगा, भगवान राम जी को वनवास हुआ था। तो फिर यहीं पर आपका पंचवटी में लोग रुके हुए थे, ठीक है ना। 5 बरगद थे, बीच में वहाँ पर उन्होंने आपका कुटिया बनाया था, ये रुका हुआ था, ठीक है ना। यहाँ पर रुके थे पंचवटी में। और पंचवटी के बाद आखिरी में हम आप देख सकते हैं बस्तर। और बस्तर को हम आपका बोल सकते हैं दंडकारण्य। और दंडकारण्य यहीं पर आपका दंडक नामक एक राक्षस था, और इसलिए इसका भी उल्लेख मिलता है। और यहीं पर हम आपके साल वनों की द्वीप है, साल वनों का द्वीप। तो साल वनों का जो द्वीप है यहाँ पर हमको किस में मिलता है, हमको रामायण में भी मिलेगा साक्ष्य। और उसके किसके साक्ष्य मिलते हैं, हमारे जो तुलसीदास जी हैं उनके भी हमको यहाँ पर साक्ष्य। तो कुछ क्षेत्रों को याद रखना है, और भी क्षेत्र में आपको पढ़ाऊंगा। भूगोल में आपने सब पढ़ा होगा, आप सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो इनको आपको ध्यान पे रखना है, इन चीज़ों को आपको मैप पे बता के बताना है कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से मैप में क्या क्या है। यहाँ पर है ऐसा, यहाँ पर है ऐसा, ये आपको पूरा पता होना चाहिए। तो आपको क्या करेंगे, आप एक ऐसा से आप एक एरो बनाकर क्या करेंगे, ऐसा निकाल लेंगे। यहाँ पर आप क्या करेंगे, अगर आपको बनाना है तो 1 2 3 4 आप ऐसा क्या करके लेकर करेंगे, आंसर उसको करेंगे। क्लियर है ना। अभी आपको मैं बताऊंगा आगे, ठीक है ना। आप इतना समझ चुके होंगे आप लोग, ये तो आप लोग के लिए आसान हो गया होगा। अब इतना आप लोग को एकदम क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। कल मैं आपको पूरा रटवा दूंगा और आप लोग को रटना है, लेकिन आप लोग को इतना क्लियर, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं, आपको समझना है चीज़ें, क्या कॉन्सेप्ट हुआ था रामायण काल से। इसके जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को मैं दूंगा आप लोग को, कैसे लिखना बताऊंगा, प्री में किस टाइप के प्रश्न है वो सभी मैं बताऊंगा, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। और अभी राम वन गमन पथ जो मार्ग है उस पर भी मैं आपको आंसर करके बताऊंगा कि उसको कैसे लिखना है, ठीक है ना। तो अभी आप लोग इतना कीजिए फिर। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। और आप लोग जो आंसर नहीं लिखे वो आंसर लिखेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।